नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये बजट के पहले हमारा विशेष कार्यक्रम है बिग आइडियाज। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब उम्मीदें बहुत बढ़ा दी गई हैं, तब इस बार जो मोदी सरकार के दौरान पहला बड़ा बजट बन के सामने आने वाला है, वो इन उम्मीदों को कितना पूरा करेगा, कितना एड्रेस करेगा। और सचमुच जरूरी है कि बड़े आइडियाज, गेम चेंजिंग आइडियाज को सामने रखा जाए, तब जबकि नॉर्थ ब्लॉक इस वक्त बजट बनाने में एक्चुअली व्यस्त है। ऐसा न हो कि फरवरी में हम जाके सुझाव दें, तब तक बजट बन चुका होता है। आज हम फोकस करेंगे देश की सबसे बड़ी इकलौती समस्या जो है वो है रोजगार, जिसके बारे में मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों की फौज हम हर साल तैयार करते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं मनीष सब्बरवाल से, जो चेयरमैन हैं देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज के। और हम सीएनबीसी आवाज पर यह समझते हैं कि रोजगार की समस्या के समाधान के लिए इस देश के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम है मनीष सब्बरवाल। तो उन्हीं से समझते हैं कि इस बजट में क्या बिग आइडियाज वो देखना चाहेंगे बेरोजगारी के सवाल को एड्रेस करने के लिए। मनीष, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही सवाल है, इस बजट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ये बजट को तो इतना एम्बिशन दिखाना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक भगवान को पूजा करनी चाहिए, जो है रोजगार का भगवान। अब बहुत दिन हो गए ये कहानी सुनाते हुए यूथ को कि इंडिया ग्रेट होने वाली है, लेकिन इंडिया तभी ग्रेट होगी जो 10 लाख बच्चे हर महीने अगले 20 साल के लिए नौकरी ढूंढेंगे, उनको नौकरी मिल जाए। हमारे पास अभी 5 समस्याएं हैं। जो भूगोल की समस्या है कि कहाँ जॉब्स हैं और कहाँ लोग रहते हैं, पढ़ाई की समस्या है, एंटरप्राइज की समस्या है कि 6 करोड़ एंटरप्राइज सिर्फ 7,500 कंपनियों में, जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि हमको बिग आइडियाज अगर इस बजट में, तो हर लाइन आइटम बजट का इस बार हमको रोजगार के लेंस से देखना पड़ेगा। हर एक्सपेंडिचर हमको देखना पड़ेगा कि ये रोजगार बढ़ाएगा। और गवर्नमेंट अपनी रोजगार तो बढ़ा नहीं सकती, ये तो कोई बात नहीं हुई कि टैक्सेस लेके आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। तो इस बार बजट का फोकस होना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नॉन फार्म जॉब क्रिएशन को जो खर्चे बढ़ोतरी दें, जो इनिशिएटिव्स बढ़ोतरी दें, उन्हीं को इस बजट में इंक्लूड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने 5 ज्योग्राफीज की बात कही और आपने एक आंकड़ा दिया 7,500 कंपनियों का। तो दरअसल हमने एक बहुत बड़ा डर्टी सीक्रेट छुपा रखा है, आपके एक पेपर में मैंने देखा था। 6 करोड़ से ज्यादा यहां पर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड है, यानी भारत में 120 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ फर्म्स खुली हुई हैं, जिनमें से जो थोड़ा बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है वो सिर्फ 7,500 कंपनियां करती हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार में वो कन्विक्शन होगा कि इस प्रकार के तहखानों की सफाई की जाए, मिसलीडिंग एम्प्लॉयमेंट डेटा न दिए जाएं और वास्तविक रोजगार क्रिएट किए जा सकें? इसके लिए पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ देखेंगे या पहले हम हाउसिंग सेक्टर की तरफ देखेंगे, या सरकार रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं को नए एडिशन के तौर पर लाएगी और कहेगी कि हम दे देंगे जी सबको रोजगार? देखिए, ये तो कोई मतलब कोई भी नहीं सोच सकता है गवर्नमेंट की, क्योंकि पिछले 10 साल हमारी हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी जो लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दी थी, वो इसी दिमाग से हुई थी कि सरकार रोजगार देगी, सरकार लोगों को पॉवर्टी कम करेगी। अगर हमको गरीबी कम करनी है तो एक नौकरी गरीबी कम करती है हजारों सब्सिडी से ज्यादा। तो अगर हम अपना अगर सोल्यूशंस, तो मैं आपको 3 बिग आइडियाज या 5 बिग आइडियाज जो आप चाहें वो तो बहुत दे सकता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम समझने की जो 5 ज्योग्राफीज ऑफ वर्क हैं वो थोड़ा समझ लें। अब फिजिकल जो भूगोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 50 शहर हैं जो 10 लाख लोग से ज्यादा हैं। चाइना में 350 शहर हैं। तो सबसे ज्यादा बजट ये सोचना पड़ेगा इस बार कि हम लोग नौकरियां लोगों के पास ले जाएंगे या लोगों को नौकरी के पास ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 लाख तो विलेजेस हैं, उसमें से 2 लाख में तो 200 लोग से कम हैं। तो एक लड़का मेरे को ग्वालियर में जॉब फेयर अभी रिसेंटली बोला कि मुझे 4,000 रुपए ग्वालियर में दे दो, 6,000 रुपए गुड़गांव में दे दो, 9,000 रुपए दिल्ली में दे दो और 18,000 रुपए बॉम्बे में दे दो। मेरे बैग तो पैक हैं जहां जाना है। लोग अब बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में नहीं जा सकते, क्योंकि महंगाई उन शहरों में इतनी बढ़ चुकी है कि जो रूरल
टू अर्बन जो माइग्रेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेशन, और चाइना का जो उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, वो रूरल अर्बन माइग्रेशन और फार्म टू नॉन फार्म जॉब्स में हुए, वो अभी उस शहर पे नहीं हो रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आइडिया गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा वो नए शहर बनाने के लिए या एग्जिस्टिंग शहर्स को जॉब मैग्नेट्स बनाने के लिए होगा। वो तो ऑब्वियसली हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर बजट एक ये गेम चेंजिंग आइडिया इंट्रोड्यूस कर दे कि हर शहर में एक चुनावी तौर से एक मेयर हो जाए। हमारे देश में रियल एक शहर का सीईओ है ही नहीं। हमारे पास इंडिया में सिर्फ एक मेयर है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, लेकिन 1924 में जवाहरलाल नेहरू मेयर ऑफ इलाहाबाद थे, चित्तरंजन प्रसाद मेयर ऑफ पटना थे, वल्लभ भाई पटेल मेयर ऑफ अहमदाबाद थे। तो हमको शहर का एक सीईओ या शहर, अभी ब्यूरोक्रेट्स या बाबुओं को जो हम शहर का सीईओ बनाते हैं, ये नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया होगा कि हमारे रियल और असली मेयर हर शहर में हो जाएं, हमारे 200 शहर बन जाएं, ये 200 शहर नौकरियों के लिए compete करें, उससे बहुत रोजगार मिलेगा लोगों को। जी मनीष, ये सुझाव बहुत अच्छा है। आप पॉलिसी मेकर से भी बात करते रहते हैं, आपको लगता है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर इसकी अप्रिसिएशन है या कंसीडर कर रहे हैं, या सिर्फ ये हमारा सुझाव है? नहीं, आई थिंक डिसेंट्रलाइजेशन, जो राज्यों को ज्यादा देना, तो वो तो आप देखिए लेबर लॉ जो राजस्थान ने किया, 254(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 20 साल से यूज नहीं हुआ है। 29 चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नौकरी क्रिएशन के लिए। आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है पिछले 10 साल से कि भारत दिल्ली से नहीं चलाई जा सकती है। तो दूसरा जो रिलेटेड आइडिया है, जो मेयर के रिलेटेड आइडिया है कि लैंड मतलब जमीन और रोजगार के मार्केट कोई इंडिया का मार्केट नहीं है। कर्नाटका का मार्केट अलग है, उत्तर प्रदेश का मार्केट अलग है, हर जिलों की, हर शहरों की, हर स्टेट्स की समस्या अलग है। तो डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिग्नल्स अभी मिले हैं, जो लेबर लॉ रिफॉर्म पिछले 20 साल से नहीं हो पाया दिल्ली में, दिल्ली ने सिग्नल दिया राजस्थान को कि अगर आप करेंगे तो 254(2) कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर स्टेट अपना अलग लेबर लॉ बना सकता है, वो यूज करेंगे। तो आई थिंक शुरुआत तो हो चुकी है, और प्रधानमंत्री ने भी बात करी है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, टीम इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। और बजट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत तरह से हो सकता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल 85% अभी मनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है, ये पैसा राज्यों का है, उनको देना चाहिए। 70% IAS ऑफिसर्स दिल्ली में जो बैठे हैं वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे बैठे हैं। सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, हेल्थ और एजुकेशन है, ये तो सब स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। तो जो टीम इंडिया की बात होती है बजट में, जो ये फेडरल बजट है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल भेजना चाहिए कि हम राज्यों के साथ काम करेंगे, हम चीफ मिनिस्टर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, और इंडिया 29 चीफ मिनिस्टर ही जॉब क्रिएटर्स हैं इंडिया के, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने कही कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सिग्नल भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और ये बात भी हुई है कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता, तो सेंट्रल स्कीमों को खत्म किया जाए। और आंख खोलने वाली बात यह है कि 70% ब्यूरोक्रेसी दिल्ली की उन मंत्रालयों में बैठी है जिसका संबंध राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र से है। आपके दूसरे सुझाव की तरफ मूव करें, उसको समझाने के लिए आपने जो सेक्टोरल ज्योग्राफीज की बात कही है, जो कल कारखाने हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन ज्योग्राफीज की जो बात कही है, उसकी जो विडंबना है उसको समझाइए, और फिर उसको जोड़िए आपके दूसरे सुझाव से, जो कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी शर्तें हैं। देखिए, सेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो बहुत दुखदाई कहानी है कि हमारे लोग कहाँ काम करते हैं। 12% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल यूनाइटेड स्टेट्स में भी 12% काम करते हैं। 50% लोग जो हमारे एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो सिर्फ 15% GDP जनरेट करते हैं। तो वो तो रोजगार है नहीं, वो तो उनको तो गरीबी मिलेगी ही अगर इतनी प्रोडक्टिविटी उनकी लो है। तो जो फार्म टू नॉन फार्म ट्रांजिशन, जो 40 करोड़ लोग चाइना में पिछले 20 साल में फार्म से फैक्ट्री पहुंचे हैं, वो इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन होना पड़ेगा। अब हमारा 12%, चाइना के 50% मैन्युफैक्चरिंग के प्रतिशत जाएगा
या नहीं जाएगा, शायद नहीं, लेकिन 12% गलत नंबर है। तो मेक इन इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया जो रीइंफोर्स होगा, मैं तो कहता हूं कि जो लेबर लॉ रिफॉर्म, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट रिफॉर्म, ये सब डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया में अगर इस बजट इंडिकेट कर दे कि जो कानपुर में जो हालात हैं वो बैंगलोर से बहुत अलग हैं, जो बॉम्बे में हालात हैं वो चेन्नई से बहुत अलग हैं। सो मेक इन इंडिया का जो यूनिट ऑफ कंपटीशन है वो भारत नहीं होगा। जैसे चाइना में, पूरा चाइना मेक इन चाइना नहीं करता है, सिर्फ 20% चाइना ग्लोबली कंपेटिटिव है। तो हमारे भी जो स्टेट्स ग्लोबली कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग में है, अभी कोई स्टेट्स हैं, गुजरात ग्लोबली कंपेटिटिव है, तमिलनाडु ग्लोबली कंपेटिटिव है, कर्नाटका, अभी सिर्फ 4-5 स्टेट हमारे ग्लोबली कंपेटिटिव है। हमारे पास अगर 7-8 स्टेट ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाए तो मेक इन इंडिया बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। जी, आपने मनीष लेबर रिफॉर्म का जिक्र किया, दिल्ली और राजस्थान के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन एक क्रिटिक उसका ये आया है कि ये पार्शियल रिफॉर्म्स हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या पेंडिंग रिफॉर्म आप समझते हैं कि बड़े जरूरी हैं, जो केंद्रीय स्तर पर तो हो ही साथ ये व्यवस्था हो कि सभी राज्यों को उसको फॉलो करना ही पड़े? तो ये जो कानूनी जो लेबर लॉ रिफॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि 90% लोग इनफॉर्मली एम्प्लॉयड इंडिया में हैं 215 में आज के साल में। 20 साल पहले भी 90% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड थे। इसका मतलब 100% ऑफ नेट जॉब क्रिएशन पिछले 25 साल में इनफॉर्मल जॉब्स में हुआ है। और इनफॉर्मल जॉब्स का एक ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, वो है लेबर लॉज। और लेबर लॉज में बहुत इश्यूज हैं। चैप्टर 5 भी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, जो हायर एंड फायर का बात होता है। मैं तो कहता हूं कि ये फर्स्ट फेज में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत दूसरी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 12 डेफिनेशन है वर्कर हैं, 25 डेफिनेशन है सैलरी के। आप 100% ऑफ इंडियाज लेबर लॉज को कंप्लाई नहीं कर सकते विदाउट वायलेटिंग 10% ऑफ देम। तो जो 45 सेंट्रल लेबर लॉज हैं, इनको 5 लेबर लॉ में बनाने चाहिए। जो हमारे मल्टीपल डेफिनेशंस हैं उनको एक में फोल्ड करना चाहिए। जो हमारे ट्रेड यूनियन लॉज हैं, जो बाहर के लोग, द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस आर अ टॉक्सिक कॉम्बिनेशन फॉर कंपनीज। तो ट्रेड यूनियन लॉ ये चेंज कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म है वो जो 45% हम सैलरी काटते हैं एक लो वेज एम्प्लॉय की। अगर आपकी 5,500 रुपए सैलरी है तो आपकी 45% सैलरी आपका एम्प्लॉयर काट लेता है प्रोविडेंट फंड, ESI और दूसरी चीजों में। अगर आपकी 55,000 की सैलरी है तो सिर्फ 5% काटता है लेबर लॉस के बजाय। तो लोग आधी सैलरी में नहीं जी सकते। जब अब मैं हर जॉब फेयर में जाता हूं, लोगों को चिट्ठी देता हूं कि 10,000 की सैलरी मैंने पिछले हफ्ते किसी बच्चे को दी, उसने कहा हाथ वाली सैलरी या चिट्ठी वाली सैलरी? वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो हाथ वाली सैलरी और चिट्ठी वाली सैलरी का जो 45% गैप है, ये सिंगल बिगेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि पिछले 25 साल में 100% नेट जॉब क्रिएशन हमने इनफॉर्मली क्रिएट किया है। तो अगर सिंगल एक चीज ये बजट करे, ये 45% को 20% पे जाके ले आए। और ये जो स्कीम्स हैं ESI, EPF और EDLI, ये भी काफी महंगी स्कीम्स हैं और काफी पैसे का, दे आर नॉट गुड वैल्यू फॉर मनी। दीज स्कीम्स डोंट हैव क्लाइंट्स, दे हैव हॉस्टेजेस। जी, तो इनके लिए कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा और 45% को 20% ले आए तो आपकी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली बढ़ने लगेगी। बाकी सारे लेबर लॉज को जो हम प्रपोज कर रहे हैं उनका 1-2 साल 3 साल में उनका फायदा मिलेगा हमको, लेकिन ये 45% काटने का आपको 6 महीने 1 साल के अंदर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। जी, आपकी बात को मैं फिर से दोबारा अंडरलाइन करना चाहूंगा मनीष, ताकि आप उसको और थोड़ा गहराई से समझा सकें। आप कह रहे हैं कि अगर 5,500 की तनख्वाह है तो 45% पैसे कट जाते हैं इन प्रोविडेंट फंड और दूसरी चीजों में, और अगर आपकी तनख्वाह 55,000 रुपए है तो सिर्फ वहां पर 5% की कटौती होती है, बाकी तनख्वाह आपको मिल जाती है। यानी जितनी छोटी नौकरी उतनी ज्यादा कटौती और आपके हाथ में उतने कम
पैसे, जो आपने कहा चिट्ठी वाली सैलरी या हाथ वाली सैलरी। ये सुन करके मेरा मन होता है ये सुझाव देने का, जिस प्रकार से इस सरकार ने प्लानिंग कमीशन पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया और एक नई बॉडी क्रिएट की, क्या ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था कायम करने की जरूरत नहीं है, और क्या वो इसी बजट से नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो 100 मिलियन ईपीएफओ के अकाउंट्स हैं, 50 मिलियन लोग अपना पैसा छोड़ के चले जाते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये पैसा छोड़ के नहीं चले जाते। इनको अपना पैसा इतना मुश्किल होता है निकालने में कि वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ईपीएफओ और ईएसआई की बहुत गहरी सोच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने काफी डैमेज किया है इंडियन लेबर मार्केट को और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को, और सबसे तंग किया है हमारे एम्प्लॉइज को। तो जो एम्प्लॉइज इनसे तंग नहीं होना चाहते वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सबके लिए बुरी चीज है, देश के लिए बुरी चीज है, एम्प्लॉइज के लिए बुरी चीज है, एम्प्लॉयर्स के लिए बुरी चीज है। तो अगर ये बजट एक चीज करे कि इसको, ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक डिजीज है, इसको इरेडिकेट करना है, तो ये 45%, 20% पे लाके खड़ा हो जाएं, कंपटीशन क्रिएट कर दें। ईपीएफओ से हम एनपीएस का कंपटीशन करा दें, ईएसआई से इंश्योरेंस कंपनीज का कंपटीशन करा दें, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जल्दी और बहुत बढ़ेगा। पेंशन के बारे में सरकारों ने, पार्टियों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन अभी तक एक प्रकार का क्या वो नॉन स्टार्टर नहीं रहा है? पेंशन के बारे में जी, ये एनपीएस स्कीम आई, हमने देखा कि वो टेक ऑफ नहीं हो पाई, क्योंकि आइडिया यही था कि कैसे इसको और डाइवर्सिफाई किया जाए, सोशल सिक्योरिटीज और किस तरीके से दी जाए। जी देखिए, सोशल सबसे इंडिया टैक्स पेयर फंडेड सोशल सिक्योरिटी तो ऑफर कर नहीं सकती है। अगर हमारे अब 26% लोग जो हमारे गरीबी में हैं उनको आधा अपना जीडीपी दे दें तो हमारे 14% जीडीपी चला जाएगा, हमारी सारी टैक्स रिसीव सोशल सिक्योरिटी में चली जाएंगी। तो टैक्स पेयर फंडेड जो सोशल सिक्योरिटी एक बहुत वेस्टर्न आइडिया है। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी जो इंडिया अफोर्ड कर सकती है वो है जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट। तो पेंशन में अब एनपीएस इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास अभी हॉस्टेजेस नहीं है जैसे ईपीएफओ के साथ है। लेकिन एनपीएस का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है वो 10% कॉस्ट पे चलाता है जो ईपीएस चलाता है। ईपीएस 440 बेसिस पॉइंट एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड के लिए लेता है, एनपीएस का लेता है 40 बेसिस पॉइंट। सो सीधा आपका कॉस्ट 1/10 हो जाता है अगर आप ईपीएफओ और एनपीएस में चॉइस ले लें। लेकिन पेंशन की समस्या काफी गहरी है। लेकिन अभी मैं सोचता हूं कि अभी हम छोटे नेशन हैं, इन टर्म्स ऑफ यंग नेशन है, इसलिए पेंशन की समस्या अभी 20 साल में आएगी। अभी की समस्या जो है, अगर हम सब लोगों को नौकरी दे दें, अगर हम सब लोगों को स्किल दे दें, जो 20 साल बाद, जो अभी चाइना को जो अभी पेंशन की समस्या हो रही है हमारी 20 साल बाद आएगी, वो बहुत और मैनेजेबल होगी अगर हम लोगों को जॉब्स और स्किल्स अभी दे दें। जी, लेकिन आपने जो ईपीएफओ के लिए कंपटीशन क्रिएट करने की बात कही, उसमें आप ही के डरावने तथ्य को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा दर्शकों के लिए। आप कहते हैं कि 10 करोड़ जो ईपीएफओ अकाउंट्स हैं उनमें 5.5 करोड़ अकाउंट के लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। ये गरीब लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, और ये पैसा इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो लाल फीताशाही है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, जो परेशानियां हैं उसके कारण ये थक हार के उसको छोड़ करके चले जाते हैं। क्या ये शर्मिंदगी है? क्या ये स्कैम है? और क्या ये हमारे मौजूदा पॉलिटिकल क्लास को पता है कि इसका इलाज क्या करना है? I mean, स्कैम नहीं है, लेकिन ईपीएफओ के पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए ही नहीं है इतने साल में। वो कस्टमर सर्विस को की बात ही नहीं समझते। वो ये लोग ईपीएफओ जो सेविंग्स हमारे एम्प्लॉइज से लेती है वो उनको कस्टमर्स नहीं मानती है। सो ईपीएफओ एक बाबू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, एक थकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, और अब एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन हो गई है इंडिया के लिए। तो क्या जो सब हर आदमी लेबर लॉ रिफॉर्म चैप्टर 5B हायर एंड फायर में मत जाइए। क्या एक इमीडिएट सुझाव फिर ये हो सकता है, जैसे पासपोर्ट का काम आउटसोर्स किया गया, ऐसे भारत सरकार को ईपीएफओ का काम पूरी तरह से ओनरशिप अपने पास रखते हुए आउटसोर्स कर देना चाहिए? बिल्कुल
बिल्कुल। अब थोड़ा कंपटीशन एनपीएस से क्रिएट करिए, थोड़ा आउटसोर्स करिए, 3-4 ऑप्शंस दीजिए एम्प्लॉइज को, पता चलेगा कौन ज्यादा पैसे ठीक से हैंडल करता है, कौन सर्विस अच्छी देता है। एम्प्लॉइज जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, हमको उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ठीक और अच्छा कर रही है। चलने के पहले एक आखिरी सवाल आपसे, आपने सैलरी देने के तौर तरीकों पर, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, इस पर भी बहुत काम किया है। ये बताइए कि वो बड़ा आइडिया क्या हो सकता है कि कौन कैसी सैलरी लेना चाहता है, ये इंडिविजुअल पर छोड़ा जाए, एम्प्लॉयर तय न करे। देखिए, अब जो 45% सैलरी कॉन्फिस्केशन है, मैं तो कहता हूं आप एम्प्लॉइज को 3 चॉइसेस दे दीजिए कि जो 12% एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है वो भरें या ना भरें, वो उनका पैसा है। अब लोग आधे सैलरी पे नहीं जी सकते हैं। एनएसएस का जो डेटा है, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि जो 2 लाख से और 1.5 लाख से रुपए जो कमाते हैं उनकी कोई सेविंग्स नहीं होती। तो पहला चॉइस जो हमको एम्प्लॉइज को देना चाहिए वो कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड वो भरे या ना भरे। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड बिल्कुल भरना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉई चूज करे कि वो ईपीएफ को दे या एनपीएस को दे या किसी और को दे। और तीसरा ईएसआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ईएसआई एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। जो कॉन्ट्रीब्यूशन ईएसआई हमसे एम्प्लॉई से लेता है वो सिर्फ 50% पे आउट करता है बेनिफिट्स में। हर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का क्लेम्स रेशियो, जो कॉन्ट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स का रेशियो है, वो 90% से ज्यादा होता है। तो तीसरा चॉइस जो दे दें हम एम्प्लॉइज को कि ईएसआई को हेल्थ इंश्योरेंस दे या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खरीदें। तो अगर ये 3 सैलरी चॉइसेस एम्प्लॉइज को मिल जाएं कि वो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड भरे ना भरे, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ या किसी और को दें, और ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस किसी और को दें, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ेगा इससे। बिल्कुल, वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत ही प्रोवोकेटिव या कहिए विचारोत्तेजक आइडिया हमारे सामने रखे हैं। हम आशा करते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक बजट बनाने के वक्त इन बातों को सुनेगा। क्लीशे है कहने के लिए तो, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर न बन जाएं, इसके लिए मनीष सब्बरवाल की सलाहों को सुनना और इस बजट से लागू करने का भरोसेमंद पहल दिखाना बड़ा जरूरी है। मनीष, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।